बच्चों, आज मैं कक्षा 12 जीव विज्ञान क्लास 12th बायोलॉजी अध्याय 1 जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है जीवन अवधि, लाइफ स्पेन। प्रत्येक जीवधारी का कुछ न कुछ क्या होता है, जीवन अवधि होता है, अर्थात वह एक निश्चित समय तक जीवित रहता है। किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उस जीव का जीवन अवधि या जीवन काल लाइफ स्पेन कहते हैं। यह अवधि एक दिन या कुछ हजार वर्ष हो सकती है। जैसे मनुष्य का जो जीवन अवधि या जीवन काल है वो क्या है, लगभग 100 वर्ष है। किसी जीव का जीवन काल उसके आकार अथवा जटिलता पर निर्भर नहीं करता। जैसे कौवा और तोते के आकार में कोई अंतर नहीं होता, फिर भी क्या है, दोनों के जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। जैसे कौवा का जीवन काल 15 वर्ष और तोते का 140 वर्ष होता है। तो दोनों के आकार में जो अंतर नहीं है, लेकिन जीवन अवधि में क्या है, बहुत अंतर होता है। ऐसे ही आम और पीपल के भी जीवन काल में है। जनन, अगला टॉपिक क्या है, जनन रिप्रोडक्शन। तो जनन क्या चीज है? जीवधारियों में जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक विकसित एवं परिपक्व जीव अपने समान नवीन जीव को जन्म देता है तथा जीवधारियों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन या प्रजनन रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो जीव नवीन जीव को जन्म देता है उन्हें जनक पेरेंट तथा उत्पन्न हुए नए जीव को हम क्या कहते हैं, संतति ऑफस्प्रिंग कहते हैं। तो जो जीव जन्म देता है वो क्या है, जनक या पेरेंट है, माता पिता। और जो नया जीव उत्पन्न होता है चाइल्ड, वो क्या कहलाती है, संतति या ऑफस्प्रिंग कहलाती है। अब है आगे टॉपिक जनन की विधियां, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जनन की 2 प्रमुख विधियां हैं। उसमें पहला है अलैंगिक जनन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 2 हो गया, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ किताबों में जनन की 3 विधियां दी होती हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और कायिक जनन। या कह सकते हैं कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लेकिन कायिक जनन भी क्या है, अलैंगिक जनन का एक भाग है। तो कायिक जनन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहाँ शामिल किया गया है, अलैंगिक जनन में। इस प्रकार से जब कायिक जनन को अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल कर लिया गया तो जनन कितने प्रकार का हुआ, 2 प्रकार का हुआ। एक है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। तो उसमें पहला टॉपिक क्या है, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सब बच्चों ने देखा होगा, जैसे गन्ना है, आलू है, उसमें क्या करते हैं हम, तने को काट देते हैं और तने को काट करके क्या किया जाता है, खेत में बो दिया जाता है, तो उससे नया पौधा बन जाता है। दूब घास है, उसको काट काट के बो दीजिए, फैला दीजिए, तो नया दूब घास का पौधा बन जाएगा। पुदीना है, उसको काट दीजिए तो क्या होगा, नया पौधा बन जाएगा। तो ये सब क्या है, अलैंगिक जनन की विधियाँ हैं। तो ये क्या चीज़ है कि जनन की वह विधि जिसमें संतति की उत्पत्ति एकल जनक सिंगल पेरेंट द्वारा होती है, इसमें नर और मादा नहीं होते, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इस क्रिया में एक ही प्रकार के युग्मक गैमिट उत्पन्न होते हैं। वैसे गैमिट 2 प्रकार के होते हैं युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही प्रकार के युग्मक या गैमिट उत्पन्न होते हैं। यह क्या होता है, एकल जनक का शरीर या उसका भाग नए जीव का निर्माण करता है। जैसे आप देखिए गन्ने में, आलू में, दूब घास में, पुदीने में क्या है, उस जीवधारी के शरीर को कई भागों में बांट दिया जाता तो क्या हो जाता है, प्रत्येक भाग से नया पौधा बन जाता है। ऐसे हाइड्रा में, प्लेनेरिया में भी है। इसके शरीर को क्या किया जाए, कई भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग क्या करेगा, नए जीव का निर्माण कर लेगा। तो ये क्या है, अलैंगिक जनन हुआ। इसमें 2 भिन्न लिंगों वाले जीव या युग्मक गैमिट की आवश्यकता नहीं होती। अलैंगिक जनन को हम एकल जीव जनक जनन भी कहते हैं। क्या चीज, अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं हम,
एकल जीव जनन भी कहते हैं। इस प्रकार से जो अलैंगिक जनन है क्या होता है, निम्न प्रकार का होता है। उसमें पहला क्या है, द्विखंडन या द्विविभाजन, बाइनरी फिशन। तो द्विखंडन या द्विविभाजन मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवधारियों जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इन सब में होता है। अब देखिए इस क्रिया में एक जनक कोशिका का शरीर क्या होता है, सूत्री विभाजन माइटोसिस द्वारा दो समान संतत कोशिका में बढ़ जाता है। अर्थात क्या होगा कि एक जो कोशिका है पेरेंट सेल, वो क्या होगा, सूत्री विभाजन माइटोसिस द्वारा दो समान संतत डॉटर सेल में बढ़ जाता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, इन सब में इस प्रकार का जनन पाया जाता है। यहाँ पर हम अमीबा के बारे में विस्तार से अध्ययन किए हैं। जैसे देखिए अमीबा में द्विखंडन, अब क्या होगा, ये अमीबा का शरीर है, जनक अमीबा है, ठीक ना। इसका जो आवरण है वो प्लाज्मा है। इसमें क्या पाई जाती है, संकुचनशील रिक्तका पाई जाती है, केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पर देखिए एक कोशिका द्रव्य है, जगह जगह पर क्या होते हैं, खाद्य रिक्तकाएँ होती हैं, बाकी सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। तो क्या होता है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, अमीबा का शरीर थोड़ा सा पतला और लंबा हो जाता है और केंद्रक क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है। बीच में कोशिका सिकुड़ जाता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। इस प्रकार से क्या होगा कि एक अमीबा से दो पुत्री अमीबा बन जाते हैं। इसे कहते हैं क्या, संतत कोशिका, संतत अमीबा। ध्यान इसमें क्या होगा कि इसमें सूत्री विभाजन माइटोसिस द्वारा एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती हैं। तो सूत्री विभाजन में क्या होता है, प्रोफेज पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। तो इसके बाद क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। तो सूत्री विभाजन की अवस्थाएं हैं क्या चीज़, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था, ये सूत्री विभाजन की अवस्थाएं हैं। उसके बाद क्या होता है, कोशिका का विभाजन हो जाता है और दो पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। तो ये चीज़ क्या हो गया, द्विखंडन या द्विविभाजन। नेक्स्ट है बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन। आप सब ने देखा होगा कि जैसे जहाँ पे पानी ज़्यादा गिरता है, भले कितना साफ सुथरा करिए तो वहाँ काई उगाता है। घरों में अगर क्या करिए, पावरोटी को, ब्रेड को या रोटी को पानी भिगो के रख दीजिए तो आप देखेंगे धीरे धीरे उसमें क्या होता है, बहुत सारी फफूंदियाँ लग जाती हैं। फफूंदियाँ कहाँ पर आ जाती हैं, ये वातावरण में बहुत सारे बीजाणु या स्पोर फैले होते हैं जो नमी और गर्मी पाते हैं तो उनमें अंकुरण हो जाता है। उसे क्या कहते हैं हम, बीजाणु। बीजाणु क्या होते हैं, एक गोलाकार रचनाएं होती हैं सूक्ष्म। बीजाणु स्पोर एक कोश की पतली भित्ति युक्त सूक्ष्म संरचनाएं हैं। बीजाणु क्या हैं, एक कोश की पतली भित्ति युक्त सूक्ष्म संरचनाएं हैं और बीजाणु कई प्रकार के होते हैं। बीजाणु प्रायः बीजाणुधानियों में उत्पन्न होते हैं। कुछ बीजाणु आंतरिक रूप से उत्पन्न होते हैं बीजाणुधानियों में, कुछ बाह्य रूप से उत्पन्न होते हैं। तो बीजाणु क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। चल बीजाणु, इसे कहते हैं ज़ूस्पोर, इसमें प्रसरण अंग पाया जाता है। अचल बीजाणु एप्लानोस्पोर, इसमें कोई प्रसरण अंग नहीं पाया जाता। कोनिडिया, कोनिडिया बाह्य रूप से उत्पन्न होता है, अभी आगे बताएंगे। ऐसे ही अब देखिए आगे, जो बीजाणु क्या होते हैं, प्रायः कवकों, फंजाई, फफूंदियों में एवं शैवाल, एल्गी में पाया जाता है। जो सूक्ष्म जीवधारी हैं, कौन, कवक, फफूंदी या फंजाई और कौन, शैवाल, एल्गी में पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए साधारण रूप से क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक चल बीजाणुओं का निर्माण। तो क्लेमाइडोमोनास में चल बीजाणु बनता है और अचल बीजाणु बनता है। देख क्लेमाइडोमोनास है, ठीक ना, इसमें कशाभिका पाई जाती है, ये हरित लवक है, केंद्रक पाया जाता है। अब देखिए इसमें बहुत सारे बीजाणु बनते हैं और बीजाणु क्या होते हैं, जब इसका आगे देखिए यहाँ पे कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति टूट जाती है तो सारे बीजाणु क्या होते हैं, बाहर फैल जाते हैं और बाद में चल करके नए क्लेमाइडोमोनास का निर्माण करते हैं। ऐसे फफूंदियों में भी क्या होता है, बहुत सारे बीजाणु बनते हैं। अगला देखिए यहाँ पे दूसरा उदाहरण है कोनिडिया का। तो यहाँ पर देखिए पेनिसिलियम
पेनिसिलियम से पेनिसिलिन प्राप्त होता है में कोनिडिया का निर्माण, जिसका एक कवक जाल है, कवक तंतु है। तो कवक तंतु से क्या होता है, इसके ऊपरी सिरे पर देखिए इसे कहते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर के बाहरी सिरे पर क्या होते हैं, छोटे छोटे कोनिडिया नामक रचनाएं बनती हैं। ऐसे टूट टूट क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं और अंकुरित करके नए जीवधारी का निर्माण करती हैं। प्रजनन की अगली विधि है मुकुलन, बडिंग। तो बडिंग में क्या होता है, इस विधि में मुकुलन या बडिंग में ये पाया था ईस्ट माने खमीर में, और दूसरा पाया था हाइड्रा में। हाइड्रा में और ईस्ट खमीर आदि में क्या पाया था, मुकुलन माने कली के समान रचनाएं बनती, कहते हैं बडिंग कहते हैं। इस विधि में जनक कोशिका या जीवधारी से एक कली के समान संरचना उत्पन्न होती है, जो क्या होती है, मूल कोशिका या जीवधारी से अलग होकर नए जीवधारी का निर्माण करती है, जैसे ईस्ट खमीर में और हाइड्रा में। तो यहाँ पर देखिए ये हाइड्रा है, हाइड्रा में मुकुलन। हाइड्रा जलाशयों में पाया जाता, तालाब में, पोखरे में, झील में हाइड्रा पाया जाता है। ये संघ सीलेंट्रेटा का प्राणी है। इसके शरीर से कली के समान रचना निकलती है, जो मूल शरीर से अलग हो जाता है और फिर नए धीरे धीरे बड़ा होगा और नए हाइड्रा में बदल जाता है। तो मूल शरीर से हाइड्रा निकल के क्या हो जाएगा, ये रचना ऐसे जो इस कलिका है ये बड़ी हो जाएगी और फिर इससे क्या हो जाएगा, नया हाइड्रा बन जाएगा इस तरह से। ठीक इस प्रकार से क्या होता है, ये जो कलिका है बड़ है, इससे क्या होता है, नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। अब हाइड्रा में सब बच्चे पढ़े भी होंगे, इसमें बहुत सारे स्पर्शक पाए जाते हैं। यहाँ पे मुख है, हाइपोस्टोम, पहला पोर्शन हाइपोस्टोम कहलाता है। इसका शरीर है, जो स्पर्शक होते इसमें क्या पाए जाते हैं, बहुत सी दंश कोशिकाएं, स्टिंगिंग सेल पाई जाती हैं। तो बहुत सारे स्पर्शक है, स्पर्शक क्या पाए जाते हैं, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो शिकार को मार देती हैं या शत्रुओं से अपनी रक्षा करती हैं। अगला टॉपिक है इसमें ईस्ट में। देखिए ईस्ट में मुकुलन, बडिंग इन ईस्ट। तो ईस्ट या खमीर से कहते हैं। ईस्ट में जो जनक कोशिका होती है, पेरेंट सेल, इससे एक कली के समान रचना बनती है और केंद्रक विभाजित होकर किसमें चला जाता है, सूत्री विभाजन द्वारा केंद्रक क्या होता है, विभाजित हो जाता है। ये जो कली के समान रचना धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और बड़ी होते होते क्या होती है, इससे अलग हो जाती है, इसमें लगी रहती है। अगर इसमें लगी हुई है तो ऐसे रचनाएं बनाती जाती है, इसे कहते हैं स्यूडोमाइसिलियम। अगर ये रचना इसमें लगी, इसे यहाँ देखिए, इसे ये है पेरेंट सेल है, इससे नया रचना बना, नया बड बना, फिर इससे फिर दूसरा नया बड बना, फिर तीसरा नया बड बना। इस बात से क्या होता है, ये रचना बढ़ती चली जाती है, इसे कहते हैं स्यूडोमाइसिलियम। अब देखिए तो यहाँ पर अगर इससे अलग हो जाएगा तो अलग हो क्या कर देगा, अगर मान लो इससे अलग हो गया ये चीज़, तो अलग हो करके नया ईस्ट या खमीर बना लेगा, तो नया जीवधारी बन जाता है। इसमें देखिए केंद्रक, रिक्तिका या कलिका, कोशिका द्रव, ये सब पाया जाता है। ये हुआ ईस्ट में मुकुलन। अगला टॉपिक है पुटी भवन, इनसिस्टमेंट एवं बीजाणुजनन, स्पोरिलेशन। ये मुख्य रूप से पाया जाता है अमीबा में। इसके बारे में फिर हम बाद में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।